हाय एवरीवन, आई एम होपिंग यू ऑल आर फाइन। सो हम लोग जो है आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएमए फाइनल का पेपर नंबर जो 20 है उसका पूरा थ्योरी और प्रैक्टिकल जो है मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर कराऊंगा, ठीक है ना। और ये फॉर एवर रहेगा, सारी वीडियोस मैं डिलीट नहीं करूंगा, जब चाहे आप देख सकते हैं। अगर ये जब जैसी जैसी वीडियोस कंप्लीट होती जा रही हैं, फिर भी अगर आपको चाहते हैं कि दोबारा से मैं किसी टॉपिक को स्टार्ट करूं तो आप मुझे बोल सकते हैं, ठीक है। इजी वे में करते हुए हम सारे प्रैक्टिकल और सारे थ्योरी कवर करेंगे और पूरा 100% जो इसका कोर्स करिकुलम है पेपर नंबर 20 का वो मैं कराऊंगा। मोड जो है हिंदी में रहेगा। बाकी जितनी भी वीडियोस का जो मेरा मोड होता है वो इंग्लिश होता है, लेकिन इनका कोर्स जो मैं पेपर नंबर 19 और 20 करा रहा हूँ हिंदी। रीजन ये है कि यार जो मैक्सिमम ऑडियंस है वो हिंदी वर्जन की है, तो इसीलिए इसके अलावा साउथ की ऑडियंस को भी बेनिफिट मिले, यानी साउथ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बेनिफिट मिले। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, जो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड अपडेट्स हो गया, स्ट्रेटेजी हो गया, एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेटेजी हो गया, each and everything I'll cover in English, so that those students can also take the benefit. Apart from this, paper number 19 and 20 study related, I'll make video in Hindi, so that the reason is that maximum student is from Hindi. So yes, we are starting the paper number 20, strategic performance management and business valuation. पेपर नंबर 19 और 20 जो है 100% कोर्स जो है मैं करा रहा हूँ। पेपर नंबर 19 और 20 की अगर हम बात करें तो हाई स्कोरिंग मार्क होते हैं। अगर हमने देखा है फाइनल में सबसे ज्यादा अगर कोई हमसे हाई हाई स्कोरिंग मार्क पूछता है तो सबका जवाब एक कॉमन रहता है, पेपर नंबर 19 और 20। पेपर नंबर 19 और 20 में क्या होता है, दोनों ही मैं करा रहा हूँ, पेपर नंबर 19 और 20। इन दोनों को कंप्लीट होने के बाद फिर मैं दो और सिलेबस जो है कोई सब्जेक्ट उठाऊंगा। फिलहाल हमारा फोकस इन दो सब्जेक्ट पे होगा, इनको कंप्लीट करने पर होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या होता है कि स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट दो चीजों से मिलकर बना है। अगर हम बोले तो इंस्टीट्यूट ने दो सब्जेक्ट को मिलाकर एक सब्जेक्ट बना दिया है। स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ओल्ड कोर्स में ये 100% 100 मार्क का हुआ करता था एक जमाने में, जिसको इंस्टीट्यूट ने क्या कर दिया, 50 मार्क में कर दिया। स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट 50 मार्क है, बिजनेस वैल्यूएशन हमारा 50 मार्क में है। स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में 4 स्टडी नोट है और बिजनेस वैल्यूएशन में भी हमारे 4 स्टडी नोट है। चारों की चारों इजी हैं, कोई भी टफनेस नहीं है। आज हम पहला स्टार्ट करने हैं अपना स्टडी नोट नंबर 1। चलिए दोस्तों, हम स्टडी नोट नंबर 1 स्टार्ट कर लेते हैं। आप कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, यानी अगर हम क्या करते हैं, कभी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले ये स्टार्ट किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को काम क्या करना है। उस काम को करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन को गोल अचीव करने हैं, उसके लिए हम कुछ स्टेप बनाएंगे कि हमें इन स्टेप से गुजरना पड़ेगा। उन स्टेप से गुजरने के बाद ही हमें क्या मिलेगा, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा गोल है, जो हमारा मिशन है, वो हमें अचीव हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे स्टेप है उनकी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। और टाइम टू टाइम उन परफॉर्मेंस को हम लोग क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे। परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेंगे हम कि ये चीजें ठीक है या ये चीजें ठीक है नहीं है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कहने का मतलब ये है कि जो हमारे काम है वो कॉन्टिन्यूस होते हैं। अगर हमें मान लीजिए कोई भी गोल जो है वो अचीव हो गया हमारा, ऐसा नहीं कि एक गोल को अचीव करने के बाद हमें छोड़ देना पड़ेगा, हम आराम नहीं कर सकते। हमें अपने काम को क्या करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस करते रहना पड़ेगा। लिंक टू मिशन एंड गोल्स, यानी हमारा जो, मान लीजिए हम एक कंपनी है, उस कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। पेरोल डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, और यू कैन से दैट एडमिन डिपार्टमेंट हो गया, एचआर डिपार्टमेंट हो गया। सो दीज आर द डिपार्टमेंट, बट इनका अल्टीमेट गोल होता है टू अचीव योर गोल्स एंड यू कैन से मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रोसेस हमारी कंटिन्यू होती है। अब हम देखते हैं कि एक दो टॉपिक होते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या फर्क होता है। यार दोस्तों, जैसे मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैनपैक्ट नाम के ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि जैनपैक्ट में हर महीने वो लोग क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। अगर जिनकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, ऑनशोर की अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो यूएसए की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, मंथली अपने अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। तो मंथली क्या होता है कि मैं एक मैनेजर जो होता है वो रिव्यू करता है उनके अकाउंट्स को। जो सबॉर्डिनेट ने काम किया है, मैनेजर उसके काम को रिव्यू करता है। तो इसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है, साल के एंड में एक सबॉर्डिनेट के किए गए काम को उसका मैनेजर जो है इवेलुएट करता है। यानी जब सैलरी बढ़ती है, उसका अप्रेजल होता है, तो जो मैनेजर होता है वो अपने सबॉर्डिनेट के काम को इवेलुएट करता है, उसको रेटिंग्स देता है और बता दिया जाता है भाई इतनी इतनी आपकी परसेंटेज का हाइक होगा। या नहीं भी बताया जाता तो अपनी जो है फीडबैक डाल के एचआर को दे देता है। तो ये हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। लेकिन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब, जैसे मैंने बताया कि जनपेट नाम की कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में हर एक महीने वो लोग क्या करते हैं, मैनेजर जो है वो अपने सबॉर्डिनेट के काम का रिव्यू करता है और जो फाइनेंशियल होते हैं उसको क्लोज करके ऑनशोर टीम को, यानी जो भी ऑनशोर टीम होती है उनको शेयर कर दिया जाता है। तो ये होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है।
परफॉर्मेंस अप्रेजल, टॉप डाउन असेसमेंट। टॉप डाउन का मतलब जो मैनेजर होता है वो अपने जो सबॉर्डिनेट होता है उसको उसके काम को देखता है। एनुअल अप्रेजल, एनुअल आपस में मिलते हैं और उसका अप्रेजल होता है। यूज ऑफ रेटिंग्स, यहाँ पर रेटिंग्स दिया जाता है, ये पढ़ते हैं हम। ये ज्वाइंट प्रोसेस थ्रू डायलॉग, यानी ये दोनों मिलकर काम को रिव्यू करते हैं। कॉन्टिन्यूस रिव्यू किया जाता है। रेटिंग्स, यहाँ पर कोई रेटिंग्स का काम नहीं होता, यहाँ पर तो रेटिंग दी जाती है भाई कि 10 में से आप अपने सबॉर्डिनेट को कितने नंबर दे रहे हो। मोनोलिथिक सिस्टम, और ये फ्लेक्सिबल प्रोसेस होती है। ये फ्लेक्सिबल मतलब ये जो होती है ये इसको कभी भी, मतलब ये कह रहे हैं ना कि 12 महीने में, मतलब हम लोग क्या करते हैं कि 12 महीने कौन सी चलती होती है, ये मोनोलिथिक यानी साल की एक बार होती है। फोकस ऑन क्वांटिफाइबल ऑब्जेक्टिव्स, फोकस ऑन क्वांटिफाइड ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि भाई सिंपल सा है कि भाई जो उस बंदे को काम दिया गया था, साल भर में जो काम दिया था, क्या उसने उन कामों को अचीव किया या नहीं किया, जिसके बेस पर हम उसकी सैलरी को बढ़ाएंगे यानी उसका अप्रेजल करेंगे। लेस फोकस ऑन वैल्यूज एंड बिहेवियर एज वेल एज ऑब्जेक्टिव्स, सिंपल सा जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पर ही हमारा ध्यान होगा। ऑफन लिंक टू पे, इसका मतलब ये होता है कि उसकी सैलरी बढ़ाने से, अल्टीमेट सैलरी बढ़ाना ही, और उसका जो होता है दो तरह के बेनिफिट होते हैं। मॉनिटरी यानी सैलरी बढ़ाकर, नॉन मॉनिटरी मतलब उसका प्रमोशन कर दिया, मान लीजिए मैनेजर से सीनियर मैनेजर बना दिया, असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बना दिया। और लेस लाइकली टू डायरेक्टली लिंक टू पे, ये क्या होता है पे से डायरेक्टली लिंक नहीं होता, बस काम का इवेल्युएशन करना होता है, काम की वैल्यूएशन करना होता है, सिंपल सा। ये कॉम्प्लेक्स पेपर वर्क होता है कि एचआर जो होता है वो मैनेजर को देगा, मैनेजर जो अपने सबॉर्डिनेट को देगा, सबॉर्डिनेट भर के मैनेजर को देगा, मैनेजर भर के एचआर को देगा, तो कॉम्प्लेक्स पेपर वर्क होता है। डॉक्यूमेंटेशन की आपको मिनिमम इतनी डॉक्यूमेंटेशन इसमें होता नहीं है। ऑन बाय द एचआर डिपार्टमेंट, यानी ज्यादातर एचआर का रोल ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है, जो उसका मैनेजर है वो उसके काम को रिव्यू करता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पढ़ते हैं टॉपिक। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फोकस मेनली ऑन अचीवमेंट ऑफ रिजल्ट, जो हमने डिजायर्ड हमें जो अपने रिजल्ट है उनको अचीव करना है, उनके लिए हम क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। इट डिफरेंशिएट द एस्पेक्ट सच एज बीइंग engaged and producing result, which means being busy should not necessarily be indicating that the result are being produced. There are many times when employees seem to be very busy, but in terms of their performance the result are in contrast to what is expected. हम क्या है कि जो हमने अपने एक्सपेक्टेड रखे थे कि हमें ये रिजल्ट मिलने चाहिए, हम उनका काम हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम उनकी इवैल्यूएशन करेंगे कि क्या हमारे जो गोल हमने रखे थे वो गोल हमें अचीव हुए हैं या नहीं अचीव हुए हमें। Thus, performance management direct and leads the business to the overall achievement with the assessment of employees' effectiveness by the implementation of performance appraisal on regular intervals. हम अपने क्या होता है कि कामों को बांट देते हैं, अपने अपने काम को टाइम से करते जाते हैं, फिर हम अपने काम को इवेल्युएट करते हैं और बताते हैं कि क्या हमारा काम जो हमने जो गोल रखे थे वो गोल हमें अचीव हुए हैं या नहीं हुए। अगर गोल अचीव नहीं हुए तो उनका रीजन क्या है और उन पर हमें क्या करना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट करने का। इसकी सिंपल सा प्रोसेस है परफॉर्मेंस प्लानिंग। सबसे पहले आपको अचीव क्या करना है, उसके लिए आप लोग प्लानिंग होगी, क्या क्या आपको स्टेप फॉलो करने हैं, तब जाकर आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। उसके बाद है परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिव्यू, जो आप काम कर रहे हो एक्चुअल बेसिस पर उसको आपको मतलब अगर उसको सही काम किया है तो उसको उसकी मतलब उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी और टाइम टू टाइम अपने काम को रिव्यू करना पड़ेगा। फीडबैक ऑन द परफॉर्मेंस फॉलोड बाय पर्सनल काउंसलिंग एंड पर्सनल फैसिलिटेशन, जो लाइन मैनेजर है, जो उसका मैनेजर है, वो उसके काम को इवेलुएट करेगा और फीडबैक देगा कि कहाँ कहाँ पर उसके सबॉर्डिनेट को इंप्रूवमेंट अभी और करना है। और जो उसकी अच्छी क्वालिटीज होंगी उस सबॉर्डिनेट की क्वालिटीज को भी मैनेजर बताएगा ताकि उस बंदे के अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। रिवार्डिंग गुड परफॉर्मेंस, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस करे, यानी उसकी सैलरी बढ़ा दे या फिर उसका प्रमोशन कर दे। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान, अगर कहीं पर लैगिंग कर रहा है कोई भी सबॉर्डिनेट, मान लीजिए टीम में 10 बंदे हैं, 2 अच्छे से काम नहीं कर रहे, 8 अच्छे से काम कर रहे हैं, तो जो 2 नहीं काम कर रहे हैं उनको मैनेजर छोड़ नहीं सकता, उनको भी इंप्रूवमेंट प्लान देना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर उनके वीक पॉइंट्स हैं, किन वीक पॉइंट्स पर वो काम कर सकते हैं, और जो है अपने वीक पॉइंट्स पर काम करने के बाद वो अच्छे से क्या कर सकते हैं, उनको रिजल्ट मिल सकता है। पोटेंशियल अप्रेजल, अगर जो जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको एक अच्छा अप्रेजल दे ताकि उनके अंदर मोटिवेशन आए और वो और अच्छे से काम को कर सके। परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, सिंपल सा एक समझ लेते हैं, हम एग्जांपल समझ लेते हैं। ए बी सी नाम के 3 बंदे हैं, इनको हमने मटेरियल 1 प्रोवाइड किया 100 केजी, तीनों को 100 केजी दिया और आउटपुट निकालना था। आउटपुट जो निकला हमारा, इसने 20 यूनिट बनाए उस मटेरियल से, इसने 15 यूनिट बनाए उस मटेरियल से, इसने 7 यूनिट बनाया उससे। अगर हम देखें कि भाई देखो मटेरियल तो दोनों को मतलब रिसोर्सेज जो थे वो ए और बी और सी 3 अलग अलग व्यक्ति के पास सेम थे, लेकिन उसी रिसोर्स से अच्छे से यूज करके उसने 20 यूनिट बनाए ए ने, बी ने 15 बनाए, सी ने 7 बनाए, सी ने सबसे कम बनाए, जबकि रिसोर्सेज तीनों के पास सेम थे। तो हम बोलेंगे कि ए जो कि प्रोडक्ट
सबसे पहला बोला जाएगा कि किसने प्रोडक्शन ज्यादा किया अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ। तो ए ने प्रोडक्शन ज्यादा किया इन कंपैरिजन टू बी और सी। अब हम बोलेंगे कि एफिशिएंट कौन है, तो एफिशिएंट कौन होगा, एफिशिएंट ए एफिशिएंट है। तीनों के पास अवेलेबल जो रिसोर्सेज थे वो सेम थे, उसके बावजूद भी ए ने क्या किया, उन रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल किया। तो ए ने रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल किया। अब हम बात करते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी है। तो सिंपल सा, ए की परफॉर्मेंस अच्छी है, फिर बी की परफॉर्मेंस अच्छी है, फिर सी की अच्छी है। सबसे बेकार परफॉर्मेंस यहाँ पर सी की है, सी को इंप्रूवमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। फाइनेंशियल एनालिसिस, अगर हम कभी भी बोलते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हमें फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है, तो मेनली जो होता है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को अगर हम चेक करना चाहते हैं तो तीन चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। उसकी बैलेंस शीट कैसी है, उसकी इनकम स्टेटमेंट कैसा है, और उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। बैलेंस शीट में क्या होता है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देखी जाती है। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास 100 रुपए की लाइबिलिटीज है और 250 रुपए की असेट्स है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी पोजीशन अच्छी है, यानी 250 की उसके पास असेट है, इजिली वो लाइबिलिटी की पेमेंट करने के बाद भी उसके पास सफिशिएंट पैसा है। इनकम स्टेटमेंट में देखा जाता है कि भाई उसका प्रॉफिट और लॉस कितना है। अगर उसको लॉस ज्यादा हो रहा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान देने की जरूरत है और अपने आप को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि कितना कैश फ्लो हुआ है और कितना इनफ्लो हुआ है। हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि पता चले हमारा कैश फ्लो पॉजिटिव आ रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि रीजन क्या है, कैश फ्लो ज्यादा कैसे हो रहा है। तीन एक्टिविटीज होती है, इन्वेस्टिंग होती है, फाइनेंसिंग होती है, ऑपरेटिंग होती है। अगर किसी का कैश फ्लो ज्यादा ऑपरेटिंग से आ रहा है तो वेल एंड गुड है, और मान लीजिए आपका फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग से आ रहा है, तो हो सकता है कि आप अपनी असेट्स को बेचकर पैसा आपको मिल रहा हो, तो वो बेटर नहीं है। ऑपरेटिंग का, अगर किसी भी फर्म का ऑपरेटिंग से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है तो माना जाता है वो कंपनी जो है अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। रीजन इज दैट इन्वेस्टिंग से अगर वो अपनी असेट्स को ही बेचकर पैसा कमा रहा है, या फिर वो लोन से पैसा लेकर लोन से उसके पास पैसा आ रहा है, तो भी इसका कोई बेनिफिट नहीं है यहाँ पर। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालिस करने के हमारे पास क्या है, दो तरीके हैं, मेथड है। एक होता है मटेरियल यूज और एक होता है मॉडस ऑपरेंडी। एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस। मटेरियल यूज को हमने दो हिस्सों में डाल दिया, मॉडस ऑपरेंडी को हॉरिजॉन्टल में डाल दिया और वर्टिकल में डाल दिया हमने। Material used, external analysis. This analysis is undertaken by outsider of the business, namely investor, credit agencies, government agencies, other creditor who have no access to internal record of the company. They mainly use published financial statement for analysis. एक्सटर्नल जो पार्टीज होती हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गया, क्रेडिट एजेंसी हो गया, है ना, आउटसाइडर्स इन्वेस्टर्स हो गए, तो वो लोग क्या होते हैं कि अगर वो किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं, जहां पर उनका कुछ मतलब कुछ जुड़ाव है, गवर्नमेंट का टैक्सेस से रिलेटेड है, इन्वेस्टर का कि यहाँ पर वो अपना पैसा इन्वेस्ट करे कि नहीं करे, कि उनको मुनाफा ज्यादा होगा कि नहीं ज्यादा होगा, उनके लगाए गए पैसे पर उनको रिटर्न ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, वो इंटरनल चीजों पर तो डिपेंड नहीं रह सकता, तो उसको एक्सटर्नल, जैसे कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज करती है, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर भी काफी हद तक उसको डिपेंड रहना पड़ता है। तो ये होते हैं हमारे एक्सटर्नल एनालिसिस, इसके थ्रू भी आप एनालाइज कर सकते हो। इंटरनल एनालिसिस, दिस एनालिसिस अंडरटेकन बाय द पर्सनल, नेमली executive and employee of the organization, or by the office appointed by government or court who have access to the books of account and other information related to the business। जो बिजनेस के मालिक हो गए, या फिर गवर्नमेंट ने किसी बंदे को इंटरनल अपॉइंट किया हुआ है, या एम्प्लॉइज हो गए, उनके पास जो है कंपनी का इंटरनली डेटा होता है, तो उसके बेस पर भी क्या कर सकते हैं, वो एनालाइज कर सकते हैं। मोडस ऑपरेंडी दो तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। In this type of analysis, financial statement for a number of years are reviewed and analyzed. The current year figure are compared with the standard or base year, and changes are shown usually in the form of percentage. This analysis helps the management to have an insight into levels and areas of strength and weakness. The analysis is also called dynamic analysis, and is based on data from various years. In this type of analysis, financial statement for number of years are reviewed and analyzed. The current year figure are compared with the standard or base year. सिंपल से आपने देखा होगा कि हम 11 12 में पढ़ चुके हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट हो गया, कंपेरेबल हो गया, और ट्रेंड एनालिसिस हो गया। उसमें क्या करते हैं, हम किसी एक ईयर को बेस ईयर ले लेते हैं और बाकी सबकी उससे परसेंटेज निकालते हैं कि हमारा जो है इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। Vertical analysis, in this type of analysis, study is made of quantitative relationship of the various items of financial statement at a particular date. This analysis is useful in comparing the performance of several companies in the same group or division or department in the same company. This analysis is not much helpful in proper analysis of firm's financial position because it depends on the data for one period. This analysis is also called static analysis, and it is based on data from one date of for accounting period.
In this type of analysis, study is made of quantitative relationship of various items of financial statement a particular date. This analysis is useful in comparing the financial performance of several companies in the same group or division. The department in same companies. This analysis is not much helpful in proper analysis of financial position because it depends on the data from one period. Okay, इसमें हमारे पास जो डेटा अवेलेबल होता है इंटरनली, उसी के बेस पर हम लोग क्या करते हैं, अपना एनालाइज करते हैं. रेशियो एनालिसिस भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये अकाउंटिंग टेक्निक्स है. कॉमन साइज में आपने देखा होगा हम लोग क्या करते हैं कि कॉमन साइज में क्या करते हैं, हर एक की परसेंटेज के बेस पे देखते हैं. जैसे मान लीजिए बैलेंस शीट का जो टोटल होता है, ये असेट्स है हमारे यहाँ 100 हो गया करंट असेट, 50 रुपये हमारी कैश हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 30 हो गया, 180 हो गया. तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 100 डिवाइड में 180, यानी इसके टोटल को हम बेस ईयर पे रख देते हैं 180 इंटू में 100. 50 के लिए 50 डिवाइड में 180 इंटू में 100, 30 डिवाइड में 180 इंटू में 100. ट्रेंड एनालिसिस में क्या करते हैं हम, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2012 का डेटा है, 2013 का डेटा है, 2014 का डेटा है, 2015 का डेटा है. हम किसी एक ईयर को बेस ईयर मान लेते हैं और फिर इन ईयर के जो कैलकुलेशन करते हैं वो लोग हम लोग इस ईयर के बेस पे करते हैं. मान लीजिए इसकी सेल जो है वो थी 180 रुपये, और इसकी अगर हमें परसेंटेज निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए किसी 50 थी तो हम क्या करेंगे 50 डिवाइड में 180 इंटू में 100, 50 डिवाइड में 180 इंटू में 100. इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस करते हैं. सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके का, जैसे मान लीजिए हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें प्रोडक्ट को बनाने से लेकर उसके कस्टमर तक देने, साथ ही कस्टमर के यूज करने के दौरान अगर कोई सामान खराब होता है तो उस कस्टमर को किस तरीके से हम ट्रीट करते हैं, ये सब सप्लाई चेन में मैनेजमेंट करता है. आज की दुनिया कॉम्पिटिशन इतना है, आपको अपनी सर्विसेज को इतना बढ़िया रखना पड़ेगा, चाहे वो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट हो गया, यानी ट्रांसपोर्ट करते समय अगर मान लीजिए आपने 2 दिन का बोला है टाइम कि 2 दिन के अंदर अंदर जो कस्टमर के पास सामान पहुंच जाएगा, तो आपको 2 दिन के अंदर ही सामान पहुंचाना पड़ेगा. अदरवाइज आपका कस्टमर जो है क्योंकि यार कैसी कंपनी है, इसका ट्रांसपोर्टेशन भी ठीक नहीं है. सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब है एक ऐसा मेथड, एक ऐसी एक्टिविटीज आप मतलब आप ऐसी एक्टिविटी का फ्लो रखोगे, सामान को बनाने से लेकर कस्टमर तक पहुंचने से लेकर उसके यूज करने के दौरान अगर कोई कमियां आती है तो उसको आप कैसे हेल्प करोगे कस्टमर को. ये सारी एक्टिविटीज सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंतर्गत आ जाती है. Supply chain management encompasses the planning and management of all activities involved in sourcing, procurement, conversion, and logistic management activities. Importantly, it also includes coordination and collaboration with channel partners, which can be supplier, intermediaries, third-party providers, and customer. In essence, supply chain management integrates supply and demand management within and across companies. Simple सा भाई कि आप जो भी आपके वेंडर्स हो गए, जो भी आपके सप्लायर्स हो गए, सबके साथ इस तरीके का रिलेशनशिप रखोगे आप, इस तरीके का आपका चैन होगा एक तरीके का कि आपको वेंडर से समय पर, आपको जो सप्लायर आपको उससे समय पर मटेरियल मिल जा रहा है, आप अपने एम्प्लॉयज को इस तरीके से खुश रख रहे हो कि आपका एम्प्लॉय जो है समय पर काम कर रहा है, कोई हड़ताल नहीं कर रहा, समय पर आप लोग सामान बना रहे हो, आप समय पर आपको एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, समय पर आपकी जो लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट की टीम है वो कस्टमर को प्रोवाइड कर रही है, आपकी जो फीडबैक की जो टीम है कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम हो रही है उनको समय से इश्यू कर रही है. ये सारी चीज हमारी क्या होती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आती है. किस तरीके का जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी जो है वो किस तरीके की जो कस्टमर है उन पर जो इश्यूज आ रहे हैं उनके इश्यूज को किस तरीके से रिजॉल्व कर रही है, ये सब सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर आता है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिंपल सा है. सप्लाई चेन मैनेजमेंट टेक्स इनटू कंसीडरेशन एवरी फैसिलिटी दैट हैज एन इंपैक्ट ऑन कॉस्ट एंड प्ले अ वेरी मेकिंग प्रोडक्ट कंफर्म टू कस्टमर रिक्वायरमेंट. ओके, इस तरीके का प्रोडक्ट बनाएंगे कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, फ्रॉम सप्लायर एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज थ्रू वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन टू, यानी सिंपल सा कि जो कस्टमर है उसको सही से प्रोडक्ट मिले, टाइम पर प्रोडक्ट मिले. The supply chain management to be efficient and cost effectiveness across the entire system. The total system wide cost from transportation and distribution to inventories of raw materials, work in process and finished goods are to be minimized. Finally, supply chain management involves around efficient integration of supplier, manufacturer, warehouses and store. It encompasses the firm activity at many levels, from the strategic level through the tactical to operational level. ठीक है ना, सिंपल सा. आप इस तरीके का, आपको भाई आपका लेवल इतना अच्छा होना चाहिए कि हर एक लेवल पर आपका स्मूथली काम होता जाए, कस्टमर तक आपका सामान जो है डायरेक्टली पहुंच जाए. कस्टमर उसको यूज कर रहा है, उस यूज करने के दौरान कस्टमर को कोई दिक्कत आती है, कस्टमर ने आपकी टीम को फोन किया, आपकी जो फीडबैक टीम थी, टेक्नोलॉजी टीम थी, आईटी टीम थी, उसको फोन किया कि भाई मेरे प्रोडक्ट में ये दिक्कत आ रही है. आपकी आईटी टीम को तुरंत एक आईडी जनरेट करनी पड़ेगी कि भाई इस बंदे की ये है, और तब तक क्या कहते हैं चेज करना पड़ेगा कस्टमर को जब तक कस्टमर सेटिस्फाई ना हो जाए फुल्ली.
सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जो कंसेप्ट है प्लान, सबसे पहले आपको प्लान करना पड़ेगा। सोर्स का मतलब आपको सामान जो मटेरियल जो आप बना रहे हो, सामान आपको कहाँ से लाना है, तो आपको अपने सप्लायर से भी अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने पड़ेंगे ताकि वो आपको टाइम पर सप्लाई करे और आप टाइम पर सामान को बनाओ और टाइम पर आप कस्टमर को सप्लाई प्रोडक्ट करो। मेक मतलब आप किस तरीके से सामान को बनाओगे, तो मैन्युफैक्चरिंग जो है ना आपको इतनी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उसकी टेस्टिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, इतनी अच्छी तरीके से होना चाहिए कि कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को फुल्ली सेटिस्फाई रहे और कस्टमर जो है आपकी तारीफ बाकी लोगों को करे ताकि और नए कस्टमर जो है वो भी आपके पास आए और जो पुराना कस्टमर है वो आपको छोड़ने की बिल्कुल ना सोचे। डिलीवरी का मतलब सिंपल सा है, डिलीवरी का इतना बढ़िया मेथड होना चाहिए आपका कि अगर आपने 2 दिन बोला है तो 2 दिन के अंदर ही आपका प्रोडक्ट पहुंच जाना चाहिए। आप 2 दिन आपने बोला है, 5 दिन के पास आपका कस्टमर के पास आ रहा है, तो कस्टमर का फीडबैक जो होगा वो बेकार होगा। वैसी कंपनी के साथ जाना नहीं चाहेगा जो बोलती 2 दिन है, सामान 5 दिन में पहुंचाती है। रिटर्न का मतलब अगर कोई सामान खराब है, कस्टमर अगर रिटर्न करना चाहता है तो कंपनी की ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि कस्टमर का सामान रिटर्न कर दे और कस्टमर को नया सामान वापस दे दे। सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे एग्जाम में भी सीआरएम से ही आया था। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये भी काफी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार डायरेक्टली इसकी डेफिनेशन पूछ लेता है, ये क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये चीजें पूछ लेता है। तो मेरे एग्जाम में भी 8 मार्क का क्वेश्चन आया था थ्योरी में सीआरएम। तो काफी सिंपल टॉपिक है, सिंपल सा भाई देखो, सिंपल सा फंडा है, कंपटीशन की अपनी दुनिया है। इस कंपटीशन की दुनिया में अगर हमें अपने जो कस्टमर है उसको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, अपने कस्टमर को अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा, उसको सामान जो है वो टाइम पर देना पड़ेगा, हर एक बात को ध्यान पे रखना पड़ेगा। ऐसा अगर आप करते हो तो कस्टमर आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा, बदले में आपका और प्रमोशन करेगा दूसरी जगहों पर। और अगर आपका प्रमोशन वो दूसरी जगहों पर करेगा तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा दोस्तों, नए कस्टमर भी आपके साथ जुड़ेंगे। जो पुराने कस्टमर है वो तो आपके साथ रहेंगे, लेकिन जो नए कस्टमर हैं वो भी क्या करेंगे, आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। CRM is a business strategy comprised of process, organizational, and technical change whereby a company seeks to better manage its enterprise around its customer behavior. It entails acquiring and deploying knowledge about customer and ensuring the information across the various customer touch points to increase revenue, achieve cost reduction through operational efficiency। यानी सिंपल सा भाई, आप कस्टमर को इस तरीके से सेटिस्फाई रखो कि अगर आप प्रोडक्ट इतना अच्छा दो कि कस्टमर को रिटर्न करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी रेवेन्यू बढ़ेगा, आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिक कम होगी तो आपका रेवेन्यू जो बढ़ेगा। सिंपल था भाई, आपकी ऐसी बिजनेस स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसमें आप क्या कर सको, अपने कस्टमर को फुल्ली सेटिस्फाई रखो। प्रोडक्ट अच्छा प्रोवाइड करो, प्रोडक्ट अच्छा प्रोवाइड करोगे तो कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा, कस्टमर आपको बार बार कॉल करके परेशान नहीं करेगा। और इवन तो नई कस्टमर को भी वो आपके साथ जुड़ने के लिए क्या करेगा, इनकरेज करेगा आपके साथ जुड़ने के लिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके, अंडरस्टैंड द कस्टमर, भाई अपने कस्टमर को अंडरस्टैंड करना कि उसकी जरूरत क्या है। रिटेन कस्टमर थ्रू बेटर कस्टमर एक्सपीरियंसेस, रिटेन यानी अपने कस्टमर को रिटेन करके रखना थ्रू बेटर कस्टमर एक्सपीरियंसेस। अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, नए कस्टमर को अट्रैक्ट करना। विन न्यू क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करके रखोगे, कस्टमर को जो प्रेजेंट कस्टमर है आपका, अगर उसको अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करोगे तो वो क्या करेगा, नए कस्टमर को भी बताएगा कि यार वो बंदा अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर आपका प्रोडक्ट खराब निकला तो वो आपको दोबारा से नया प्रोडक्ट दे देगा, ज्यादा चिकचिकबाजी नहीं करता, ऐसे नहीं बोलता कि 6 महीने बाद आपका सामान बदलेगा या 3 दिन बाद, ये तो मतलब परेशान नहीं करेगा, सिंपल सा। तो नए कस्टमर्स की बातों को सुनेंगे और नए कस्टमर भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहेंगे। इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, अगर आप इस तरीके का करते हो तो अगर आप अच्छा सामान प्रोवाइड करोगे तो कस्टमर आपको परेशान नहीं करेगा, कस्टमर आपका सामान रिटर्न नहीं करेगा, कस्टमर रिटर्न नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक आपका कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो आपका प्रॉफिट जो है ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी हो गया। डिक्रीज कस्टमर मैनेजमेंट कॉस्ट, सिंपल सा, अगर आप कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे तो कस्टमर आपको बार बार फोन नहीं करना पड़ेगा। और जब अगर मान लीजिए कस्टमर, अगर आप प्रोडक्ट बेकार दोगे तो कस्टमर आपको बार बार फोन करना पड़ेगा। उसके लिए जो आपका जो टीम में आप जो मान लीजिए कंप्लेन दिखता है वो ज्यादातर ऑक्यूपाई रहेंगे कस्टमर को ही, उनकी प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए। अगर आप अच्छा ही प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दोगे तो बार बार उनको कॉल आएगी नहीं और वो अपना समय का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं पार्ट ऑफ सीआरएम। ये भी आ सकता है एनालिटिकल सीआरएम और ऑपरेटिव सीआरएम और कोलैबोरेटिव सीआरएम, पढ़ लेते हैं एक बार हम। The purpose of analytical CRM is customer data analysis, it evaluation, modeling, and prediction of customer behavior. In real life situation, the analytical CRM can be example gather all the data about customer inquiring a specific product by using data mining
what service they purchase right away and what services they purchase eventually. It can find the pattern in their behavior and propose next step during a selling or cross-selling. It can evaluate efficiency of marketing campaign, propose prices or even develop and propose a new product. This way, analytical CRM serve as some sort of help during the decision making. Example, manual for employees working in सिंपल सा भाई कि आपके कस्टमर को एनालाइज करो, एनालिटिकल में एनालाइज करो कि आपके कस्टमर को मार्केट में चाहिए क्या, किस प्रोडक्ट की जरूरत है, कैसी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, क्या क्या कस्टमर को इस प्रोडक्ट में चाहिए, वो चीजें आप अपने प्रोडक्ट में प्रोवाइड कर दो। तो उसके लिए आपको एनालाइज करनी पड़ेगी, अपनी एक टीम रखनी पड़ेगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, जो और एनालिटिकल टीम भी हो रही होगी जो एनालाइज करेगी भाई एक्चुअल में कस्टमर को चाहिए क्या मार्केट से। अब देखते हैं ऑपरेटिव सीआरएम मेनली सपोर्ट द एक्चुअल कॉन्टैक्ट विद कस्टमर conducted by a front office worker and general automation of business process, including sales of product, service, and marketing. All communication with the customer is tracked and stored in the database, and it is necessary it is effectively provided to users. The advantage of this approach being the possibility to communicate with the various employees using various channels, but creating the feeling that customer is being taken care by just one person. It can also minimize the time that the worker has to spend typing the information and admitting. The time they allow to increase the efficiency of the worker. सिंपल सा ऑपरेटिव का मतलब जब आप प्रैक्टिकली चीजों को इंप्लीमेंट करोगे, आप अपने कस्टमर को सही से सर्विस प्रोवाइड करो, वो बार बार आपको कॉल करके परेशान नहीं करेगा। एनालिटिकल में आपने एनालाइज किया, ऑपरेटिव में आपने फिजिकली इस काम को करना स्टार्ट किया, कोलैबोरेटिव में क्या होता है, इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है सीआरएम के, देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। टू सपोर्ट द कस्टमर सर्विस, मेन फोकस कस्टमर सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, कस्टमर कस्टमर कस्टमर, सुबह दिन रात हमेशा एक ही वर्ड, कस्टमर की भलाई। टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ डायरेक्ट सेल फोर्स, यानी अपनी सेल्स फोर्स जो सेल्स का जो सेल करने का तरीका है उसको इतना अच्छा रखिए, स्मूथ रखिए, कस्टमर हमेशा आपके साथ खुश रहे। टू सपोर्ट द बिजनेस टू बिजनेस एक्टिविटीज, यानी एक जो आपके इंटरनल बिजनेस है, जो इंटरनल डिपार्टमेंट है, उन दोनों के एक दूसरे की आपस में हेल्प करना। टू बिजनेस टू कंज्यूमर एक्टिविटीज, यानी अपने कस्टमर की हेल्प करना। टू मैनेज द कॉल सेंटर, सिंपल सा है कि भाई अगर कोई कस्टमर अगर आपसे कनेक्ट करना चाहता है तो आप अपने कस्टमर को पूरी जानकारी दे, पूरी तरीके से उसको सेटिस्फाई करें। टू ऑपरेट द इनबाउंड कॉल सेंटर या आउटबाउंड कॉल सेंटर, सिंपल सा है आप अपने डिपार्टमेंट को इस तरीके से बना के रखें ताकि जब भी आपको क्या नाम है इसका, अगर कस्टमर का कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सको, जो चीज उसको चाहिए वो चीज आप प्रोवाइड कर सको। टू ऑपरेट द फुल ऑटोमेटेड, सिंपल सा भाई आजकल का जमाना टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड ही चीजें करनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए मैनुअल करने की बजाय आप टेक्नोलॉजी बेस्ड की चीजों को ज्यादा से ज्यादा करें। एडवांटेज क्या है और बेनिफिट क्या है सीआरएम की। सेटिस्फाई कस्टमर डज नॉट कंसीडर लिविंग, अगर आप अपने कस्टमर को खुश रखोगे, सारी परेशानियों का समाधान कर दोगे, तो वो कभी आपको छोड़ने की सोचेगा नहीं और अपने और दोस्तों को भी बुलाएगा, यानी नए कस्टमर को और आपकी मार्केट में बुलाएगा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड अकॉर्डिंग टू करंट कस्टमर नीड, ओके, हमें पहले कस्टमर की नीड देखनी पड़ेगी, कस्टमर को चाहिए क्या, जो कस्टमर को चाहिए होगा वो ही हम प्रोवाइड करवा देंगे। रैपिड इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, भैया आज का जमाना सिंपल सा है, आपको अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी प्रोडक्ट देना पड़ेगा, अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे तो कस्टमर आपका खरीदेगा। टू द एबिलिटी टू सेल मोर प्रोडक्ट, आपकी एबिलिटी होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा सामान को बेचने की। बिल्कुल, अगर आप कस्टमर के साथ अच्छे से ट्रीट करेंगे, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, कम कीमत पर सामान प्रोवाइड करेंगे, तो कौन कस्टमर आपके पास आपको छोड़ना चाहेगा, कोई नहीं। ऑप्टिमाइज द कम्युनिकेशन कॉस्ट, सिंपल सा है, अगर आप कस्टमर को अच्छे से ट्रीट करोगे, पहले से ही अच्छे से समझा दोगे, अच्छा सा प्रोडक्ट दोगे, तो वो कम्युनिकेशन मतलब वो आपको बार बार परेशान नहीं करेगा। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मार्केटिंग टूल्स, ओके, आपकी मार्केटिंग जो कम्युनिकेशन टीम है वो भी बेटर होनी चाहिए ताकि वो कस्टमर को सही से क्या सके, समझा सके, उसकी परेशानियों का निवारण कर सके। ट्रबल फ्री रन ऑफ बिजनेस प्रोसेस, ट्रबल फ्री रन ऑफ बिजनेस प्रोसेस, सिंपल सा भाई कि जो है कोशिश करनी चाहिए कि जो बिजनेस जो है अपना स्मूथ रहे, एम्प्लॉयज का ध्यान रखा जाए, जो जो भी कंपनी के साथ जुड़े हुए उन लोगों का ध्यान रखा जाए, और कस्टमर तो उनकी मेन प्रायोरिटी होती है। ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट विद कस्टमर, सिंपल सा भाई ये इंडिविजुअली भी क्या नाम है कस्टमर को ट्रीट करते हैं, ऐसा नहीं कि एक कस्टमर को छोड़ दें या दो कस्टमर, हर एक कस्टमर इनके लिए क्या होता है, प्रायोरिटी होता है। मोर टाइम फॉर कस्टमर, सिंपल सा कि भाई इनका फोकस जो होता है कस्टमर पर ज्यादा होता है। डिफरेंशिएशन फ्रॉम कॉम्पिटिशन, ये कॉम्पिटिशन से टोटली अलग होता है भाई, इनका पर्पस होता है अपने आप को सुधारना, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है उनकी हम उनका कॉपी करें, ये चीजें नहीं करते, ये अपने आप को इंप्रूवमेंट करते हैं। फास्ट एंड रिलायबल प्रोडक्शन, यहाँ पर फास्ट एंड रिलायबल प्रोडक्शन होती हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन मार्केटिंग सेल्स एंड सर्विसेज, सिंपल सा भाई मार्केट जितने भी डिपार्टमेंट है उनके बीच आपस में कोऑर्डिनेशन होता है ताकि कस्टमर को किसी भी डिपार्टमेंट से अगर कुछ जानकारी लेनी हो तो वो डिपार्टमेंट जानकारी दे दे, अगर वो जानकारी उस डिपार्टमेंट की नहीं है तो वो कम से कम कम्युनिकेशन कर दे दे उस डिपार्टमेंट को कि आप इस कस्टमर से डील करना स्टार्ट करो। इंक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ टीम वर्क, सिंपल सा बात है, मैंने कहा ना, जैसे कि मान लीजिए कस्टमर ने कॉल किया, उस टीम का वो काम नहीं था, लेकिन वो टीम ने क्या कर दिया, जिस टीम का एक्चुअल में काम था उस टीम के लिए कॉल ट्रांसफर कर दिया है,
इंक्रीज इन स्टाफ मोटिवेशन, भाई अपने स्टाफ को आप टाइम सैलरी बढ़ाओ, मोटिवेट करते जाओ, अगर गलती भी करते हैं तो उनको माफ करके उनको नई तरीके से उनको मोटिवेट करते जाओ, नई नई चीज सिखाओ उनको, नई नई टेक्नोलॉजी सिखाओ उन लोगों को। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, सिंपल सा, कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। अगर किसी मार्केट में, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कस्टमर के साथ खुश है तो समझ लीजिए उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने से कोई और रोक नहीं सकता। ठीक है, तो कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई रखोगे तो ऑटोमेटिक कस्टमर क्या नाम है आपका, आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी वो भी बढ़ेगी और कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। कस्टमर आपसे खुश है, कस्टमर को किसी प्रोडक्ट में कोई दिक्कत है तो वो आपसे फोन करता है, आप उसकी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, तुरंत उसका सॉल्यूशन कर देते हो। तो इससे क्या है, कस्टमर जो है वो आपके साथ क्या रहता है, खुश रहता है। इंक्रीजिंग कस्टमर फोकस, कस्टमर की प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो, उस पर ज्यादा आपका फोकस होगा। इंक्रीजिंग शेयर होल्डर वैल्यू, भाई शेयर होल्डर पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, लॉयल्टी एंड वैल्यू, यानी कस्टमर की अगर जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। एनालाइज कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, भाई कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट किस तरीके से पहुंचाएं, उन पर आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको। ये सब था इस टॉपिक में। पहला जो स्टडी नोट नंबर था वो इतना भी टेक्निकल नहीं था, ज्यादा थोड़ा इजी था। पूरा पेपर नंबर 19 और 20 दोनों ही बहुत इजी है। सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो गया आपका, एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। वीडियोस को एक बार और देख लेना अगर किसी को फिर भी डाउट है तो। टॉपिक तो इजी है ये वाला। सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो गाइस ये हमारा स्टडी नोट में था। नेक्स्ट क्लास में अगर हम स्टार्ट करेंगे अपना स्टडी नोट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। एक बार देख लीजिएगा, एक दो बार वीडियोस देख लीजिएगा, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा। कोई और टॉपिक अगर दोबारा से कराना है किसी टॉपिक को तो मैं करा दूंगा। अगर हम अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट स्टडी नोट के साथ, स्टडी नोट नंबर 2। सो बाय गाइस।